तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीचों बीच एक कश्ती को दिखाया जाता है जिसके अंदर रिचर्ड, एमलिन और उनका बेटा होता है। रिचर्ड का पिता अपने क्रू मेंबर्स की मदद से रिचर्ड को ढूंढ लेता है, लेकिन जब वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है रिचर्ड और एमलिन तो मर चुके हैं, लेकिन उनका बेटा जिंदा होता है। जब वो उसे अपने पास लेकर आते हैं तो उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, वो होता है रिचर्ड का। इसलिए वो लोग समझने लगते हैं कि इसका नाम रिचर्ड है, जबकि उस बच्चे का नाम पैडी होता है। अब हमें इस शिप पर एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सारा, जो कि एक विधवा औरत है। उसकी एक बच्ची भी होती है जिसका नाम होता है लिली। अब रिचर्ड और एमलिन के मरने के बाद सारा उस बच्चे को अपना लेती है। और अब इसके बाद ये सब लोग घर की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन तभी इनके शिप पर हैजा की बीमारी फैलने लगती है। अब क्योंकि इस समय में एक लाइलाज बीमारी है तो इसकी वजह से सभी लोग इसकी चपेट में आने लगते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि सारा और दोनों बच्चों को किसी तरीके से एक छोटी सी बोट में बैठाकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। समुद्र में कोई ना कोई तो इन्हें जरूरी ढूंढ लेगा और ये किसी न किसी तरीके से तो बच ही जाएंगे। अब इन सभी चीजों की जिम्मेदारी कैंडी नाम के एक आदमी को दी जाती है। अब कैंडी एक बोट में बैठाकर उन तीनों को वहां से ले जाता है, लेकिन आगे चलकर जब सारा उससे पानी मांगती है तो वो पानी देने से मना करता है और वो उससे कहने लगता है कि हमारे पास पानी की कमी है, हम इस तरीके से पानी को बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन सारा उससे कहती है कि मैं पानी बर्बाद करने के लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ पीने के लिए पानी मांग रही हूँ। लेकिन फिर भी कैंडी उसे नहीं देता। दरअसल कैंडी एक अच्छा आदमी नहीं होता है, लेकिन प्यास की वजह से वो दोनों बच्चे रोने लगते हैं, जिसकी वजह से कैंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो सारा को उनको चुप करने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे पानी की वजह से रो ही जा रहे थे। अब कैंडी गुस्से में आकर उन बच्चों को वहां से उठाकर फेंकने लगता है, लेकिन तभी सारा किसी तरीके से उसके ऊपर हमला कर कर उसे वहीं पर मार देती है और उसे मारकर वहीं पर पानी में गिरा देती है। अब सारा को अपने बच्चों के साथ इस कश्ती पर एक दिन गुजर जाता है और उसे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। अब जब सुबह के टाइम उसकी आंख खुलती है तो तभी वो देखती है कि वो एक आइलैंड के किनारे पहुंच गई है। इसलिए वो जल्दी से अपनी कश्ती को आइलैंड के किनारे लेकर जाती है। दोनों ही बच्चे काफी ज्यादा प्यासे होते हैं, इसलिए सारा उन दोनों बच्चों को नारियल पानी पिलाने लगती है। इस आइसलैंड पर इनके जीने के लिए सभी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि खाने के लिए फल और पीने के लिए भरपूर मात्रा में पानी। अब ये जगह रिचर्ड के लिए कोई नई जगह नहीं होती है। रिचर्ड अपने मम्मी पापा के साथ यहीं पर रहा करता था, क्योंकि रिचर्ड और एमली भी यहीं पर रहा करते थे। अब पैडी, जिसे सारा रिचर्ड समझती है, अब वो उसे अपने घर की ओर ले जाने लगता है। अब जब सारा वहां पर पहुंचती है तो वो वहां पर पहुंचकर देखती है कि वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। दरअसल ये झोपड़ी रिचर्ड और एमलिन ने अपने लिए बनाई थी। अब जब सारा उस जगह को देखती है तो वहां पर एक एक सामान वैसा ही था जैसे कि एमलिन और रिचर्ड वहां पर छोड़कर गए थे। अब वो बच्चा वहां पर पहुंचकर अपने माँ बापों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके माँ बाप वहां पर कहीं पर भी नहीं मिलते। अब जब उसके माँ बाप कहीं पर भी नहीं मिलते तो वो बच्चा रोने लगता है, जिससे कि सारा उसे अपने गले से लगा लेती है और सारा उसे समझाने लगती है कि अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और इसके बाद सारा ये फैसला करती है कि जब तक इस आइसलैंड पर इन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आएगा तब तक सारा इनके साथ यहीं पर रहेगी और यहाँ पर सरवाइव करने की पूरी कोशिश करेगी। एक रात जब सारा अपने दोनों बच्चों को सुला रही होती है तो तभी उसे बाहर से ड्रम बजने की आवाज आती है। अब जब सारा बाहर निकल कर देखती है तो पता चलता है कि ये आवाजें आइलैंड की दूसरी तरफ से आ रही हैं, जिन्हें सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद सारा अपने घर के अंदर आ जाती है। अब इसी तरीके से आइलैंड पर उन्हें कई महीने बीत जाते हैं और कुछ समय बाद ही सारा को फिर से भैया आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर सारा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और घर की तलाशी लेना शुरू करती है। उसे लगता था कि कुछ न कुछ सबूत तो उन दोनों ने जरूर छोड़ा होगा, क्योंकि ये आवाजें उन्हें भी सुनाई देती होंगी। उस घर के अंदर सारा को कागज का एक टुकड़ा मिलता है। दरअसल इस कागज के टुकड़े पर एमलिन और रिचर्ड ने लिखा होता है और उन्होंने उसमें लिखा होता है कि ये आवाजें पूरे 3 महीनों में आती हैं। दरअसल ये आवाजें कोई और नहीं बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी लोग करते हैं, जो कि हर 3 महीने में आकर यहाँ पर बलि चढ़ाते हैं। अब ये सुनकर सारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपने बच्चों को अपने पास सुला लेती है। अब जब भी उस ड्रम की आवाज आया करती थी तो सारा अपने घर की लाइट बंद कर कर अपने बच्चों को अपने पास रखती थी और उनसे कसम लेती है कि वो कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगे। अब समय बीतता जाता है और इन लोगों को पूरे 8 साल इस आइसलैंड पर बीत जाते हैं और ये लोग अब अच्छी तरीके से इस आइलैंड पर रहना भी सीख चुके थे। अब सारा उन दोनों की माँ होने के साथ साथ उनकी एक टीचर भी होती है, जो कि उनके हर एक डाउट को क्लियर करती है। लिली अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मेरा शरीर तुम्हारी तरह कब तक हो जाएगा, जिस पर सारा उसे बताती है कि जब तुम मेरी एज में आ जाओगी तो तुम्हारा शरीर भी मेरे तरह हो जाएगा और तुम दोनों जैसे जैसे बड़े होते चले आओगे तो तुम्हारे शरीर में बदलाव भी आना शुरू हो जाएंगे। अब इस चीज के बारे में सारा उन दोनों को बहुत ही डिटेल में बताती है।
अब एक दिन मौसम खराब होने की वजह से वहाँ पर बारिश होने लगती है और जिसकी वजह से उनकी घर की छत टपकने लगती है। अब उस घर की छत को ठीक करने के लिए सारा उस घर की छत पर जाकर उस छत को ठीक करती है, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। दरअसल उसे निमोनिया हो जाता है। सारा को लगता है कि अब शायद वो नहीं बचेगी, इसलिए वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाने लगती है और वह अपने बच्चों को एक जगह पर ले जाकर उन्हें समझाने लगती है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम यहाँ पर एक गड्ढा खोद कर मुझे उसके अंदर दबा देना। अब सारा की भी डेथ हो जाती है और ये बच्चे उसी तरह अपनी मोम को एक गड्ढे में जाकर दफना देते हैं। अब इन दोनों को इस आइलैंड पर रहते रहते काफी ज्यादा साल बीत चुके थे और अब ये दोनों बच्चे भी जवान हो चुके थे। इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आ चुके थे। यहाँ पर रिचर्ड लिली के पास आता है और उससे गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन उस गेम को लिली बहुत ही आसानी के साथ जीत जाती है, जिस पर रिचर्ड नाव से कूद कर पानी के अंदर जाकर उसे एक मोती लाकर देता है। ये मोती काफी ज्यादा कीमती होता है। लिली उस मोती को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अब उम्र के साथ साथ इनके अंदर हार्मोन्स के चेंजेस भी आने लगे थे। इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे और ये दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखा भी करते थे। अब एक दिन रिचर्ड मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसके पीछे शार्क लग जाती है और हर बार की तरह वो शार्क को चकमा देकर बाहर निकल आता है। दरअसल रिचर्ड हर बार इसी शार्क को इसी तरह चकमा दिया करता था। अब जब ये बात लिली को पता चलती है तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अगली बार वहां पर जाने से मना करती है, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो और वो उसकी मजाक भी वहां पर बनाने लगता है। अब रिचर्ड लिली से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे छुप छुप कर देखा करती हो, जिस पर लिली भी उससे कहती है कि मुझे भी पता है कि तुम भी मुझे छुप छुप कर देखा करते हो, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें बचपन से ही देखता आ रहा हूँ और अगर मैं अब भी देख लूंगा तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब रिचर्ड की बात सुनकर लिली उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब रिचर्ड उसे मनाने लगता है और बातों ही बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन लिली रिचर्ड को दूर कर देती है और उसे कहने लगती है कि अब हमें अलग सोना चाहिए। अगले दिन जब रिचर्ड सो रहा होता है तो तभी लिली भी वहां पर आ जाती है। दरअसल रिचर्ड ने कपड़े नहीं पहने होते हैं और इस बात की वजह से लिली उसकी मजाक बनाने लगती है। रिचर्ड लिली पर गुस्सा होकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद लिली अपनी मोम की कब्र पर आकर वहाँ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर रिचर्ड भी आता है और उसे कहने लगता है कि मैं आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जिस पर लिली उसे वहाँ पर जाने से रोकती है और कहने लगती है कि हम दोनों को माँ ने कसम दी थी कि हम दोनों से कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि वो माँ तुम्हारी थी, मेरी नहीं, और उनके नियम सिर्फ तुम पर चलेंगे, मुझ पर नहीं। अब रिचर्ड लिली की बात नहीं मानता और वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर पहुँच उसे कुछ कंकाल मिलते हैं। तभी रिचर्ड वहां पर देखता है कि कुछ लोग उसी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो वहां पर मिट्टी लगाता है और वहां पर किसी तरीके से लेट जाता है। अब रात के समय में आदिवासी लोग बलि देने के लिए अपने धर्म के कर्म कांडों को करने लगते हैं। रिचर्ड भी उन सबको छुप कर देख रहा था, लेकिन तभी अचानक एक आदिवासी रिचर्ड के पास आ जाता है। अब रिचर्ड के पास पूरा मौका होता है कि वो उस आदिवासी को मार दे, लेकिन फिर भी वो उस आदिवासी को वहां से जाने देता है। अब रिचर्ड वहां से भागकर जल्दी से अपने घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर लिली उसे ढूंढ रही थी। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अब काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब ही रहने लगे थे। एक दिन रिचर्ड को दिखाई देता है कि एक शिप उनकी तरफ आ रहा है। अब ये लोग किसी तरीके से उनको मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है एक छोटी सी बोट पर जो कि उनकी ही तरफ आ रही होती है। जब ये लोग नीचे जाकर देखते हैं तो उनमें से एक कैप्टन होता है जो कि यहाँ पर पानी की तलाश में आया हुआ था। वहाँ पर उसके साथ उसकी बेटी सिल्विया भी होती है। यहाँ पर सिल्विया को लगता है कि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, जिससे कि सिल्विया लिली से पूछने लगती है। अब लिली उसे बताती है कि रिचर्ड मेरा हस्बैंड है। अब रात के समय में रिचर्ड और लिली इन दोनों को पार्टी देने लगते हैं और इन दोनों के डिनर इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। अब सिल्विया रिचर्ड से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है। अगले दिन रिचर्ड और लिली इन सबको लेकर झरने के पास जाते हैं, जहाँ पर ये अपने उपयोग के अनुसार वहां से पानी ले सकें। अब रात के समय में सिल्विया रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है, लेकिन ये सब देखकर लिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे पहली बार पता चलता है कि जलन क्या होती है। इसलिए सिल्विया के जाने के बाद वो रिचर्ड से कहती है कि तुम सिल्विया से दूर रहना। अगले दिन सिल्विया रिचर्ड को अपने पास अकेले में बुलाती है और वो वहां पर उसके पास आने की कोशिश करती है, जहाँ पर रिचर्ड उसे लिली कहकर पुकारता है, जिस पर सिल्विया उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैं सिल्विया हूँ। रिचर्ड सिल्विया से कहता है कि मैंने लिली से शादी की है और मैं इस तरीके से लिली को धोखा नहीं दे सकता। अब ये बात सुनकर सिल्विया उसे एक तमाचा मारती है।
अब रिचर्ड उसे बिना कुछ कहे वहां से चले आता है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब लिली वहां पर नहा रही होती है, लेकिन कैप्टन का नौकर उसे नहाते हुए देख रहा होता है। अब उसे देखकर लिली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से अपने कपड़े उठाकर वहां से भागने लगती है। अब रिचर्ड का वो नौकर उसके पीछे पीछे ही होता है और अब वो लिली को पकड़ भी लेता है। वो लिली को पकड़कर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा वो मोती कहाँ है जिसे तुम बालों में लगाती हो। दरअसल वो मोती काफी ज्यादा कीमती होता है, इस वजह से उस नौकर को वो मोती चाहिए था। दरअसल वो मोती लिली को रिचर्ड ने निकाल कर दिया होता है। अब लिली यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए उस मोती को उसे दे देती है, लेकिन इसके बाद भी वो नौकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इतने में ही रिचर्ड भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास एक गन होती है जिसकी वजह से रिचर्ड के ऊपर वो हमला कर देता है। अब गोली चलने की आवाज सुनकर सिल्विया और उसके फादर भी वहां से चले आते हैं। इसके बाद रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और नौकर भी उसके पीछे पीछे ही होता है। दरअसल रिचर्ड उस जगह पर उसे ले जाना चाहता है जहां पर शार्क रहती है। अब वो नौकर चलते चलते गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून आने लगता है। अब रिचर्ड समुद्र किनारे पहुंचकर उस पानी में डुबकी लगा देता है। उसके पीछे पीछे नौकर भी होता है और वो भी उस पानी के अंदर कूद जाता है। अब क्योंकि नौकर के सर से लगातार खून बह रहा था, इसकी वजह से शार्क उसे ढूंढ लेती है और उसे ढूंढकर वहीं पर मार देती है। अब रिचर्ड लिली के पास आकर उसे समझाने लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि कैप्टन हमसे ज्यादा दूर नहीं है और हम उन तक पहुंचकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन अब लिली यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और इसके साथ ही वो रिचर्ड को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जल्दी माँ बनने वाली है। लिली रिचर्ड से कहती है कि मैं अपने बच्चे को इस तरीके के समाज में जन्म नहीं देना चाहती हूँ जिसमें इस तरीके के लोग रहते हैं। अब लिली की बातों को सुनकर रिचर्ड भी उसके साथ इसी आइलैंड पर रहने का फैसला करता है। अब कैप्टन और सिल्विया उन दोनों को छोड़कर यहाँ से चले आते हैं। अब ये दोनों दोबारा से फिर से अपनी लाइफ उसी तरीके से जीने लगते हैं। अब इन्हें यहाँ पर रहते रहते कई साल गुजर जाते हैं। अब इनको एक बच्चा होता है जो कि एक बेटी है। अब ये अपनी बेटी को उसी तरीके से पाल रहे होते हैं जैसे कि ये खुद बड़े हुए हैं। अब ये अपनी बेटी की लाइफ में आ जाने के बाद और भी ज्यादा अपनी खुशी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।